तो क्लैरिटी के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, कंफ्यूजन के साथ लड़ेंगे कि आप किसके दोस्त हैं किसके नहीं, यानी कि जब स्टेट में आते हैं तो एकदम अलग अलग हो जाते हैं और इतने एग्रेसिव बयान दे देते हैं, तो ये कंफ्यूजन जो है जनता को कितना रास आएगा। लेकिन एक अलार्मिंग फिगर एक और भी है जिसे नेशनल पर्सपेक्टिव में खासतौर से छत्रपों के लिए देखना बहुत जरूरी है। मुस्लिम वोट, जब बीजेपी इस तरह से पोलराइज्ड एक इलेक्शन बढ़ता है, बीजेपी इतनी एग्रेसिवली किसी स्टेट में आगे बढ़ती है, तो कहा जाता है कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन करण, अगर हम इसी बात को आपके पास लेकर आए कि कितना अलार्मिंग सिचुएशन है छत्रपुर के लिए, खासतौर से पहले अखिलेश यादव की बात कर लें, फिर बाकी स्टेट्स की बात करें नेशनल पर्सपेक्टिव में, कि मुस्लिम्स ने भी कह दिया है कि भाई आप बीजेपी का हवा बना के डरा के आप कुछ भी नहीं सर्व कर सकते हमें, अगर आप डिलीवरेबल्स नहीं देंगे तो हम ऑप्शंस तलाशेंगे, क्योंकि 42% मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स में 42% पे बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। वहां पे मुस्लिम वोट एक दो नहीं बल्कि 4 फ्रेगमेंट्स में भी कई जगह बटा है। देखिए पिनाज जी, एक बात समझनी होगी हमें। मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं, मुस्लिम्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स वन ऑफ द पुअरेस्ट हैं। गुजरात के मुस्लिम से, जहां ये लोग गुजरात में जिसको ये लोग हिंदुत्व लेबोरेटरी कहते हैं, वहां का मुस्लिम मच बेहतर स्थिति में है पर कैपिटा इनकम वाइज और हर एस्पेक्ट वाइज देन बंगाल के मुस्लिम। तो अब मुस्लिम भी पूछ रहे हैं बात को कि भाई हमें आप इसी तरह यूज करते रहोगे वोट बैंक की तरह, या हमें कुछ दोगे भी आप। आज आप जो भी कहें, चाहे आवास योजना हो, चाहे और प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना, उज्ज्वला योजना हो, कृषि सम्मान निधि योजना हो, इन सब में मुसलमान बहुत बड़े लाभार्थी रहे। तो ये बात, अब ये क्वेश्चन उठने लग गया है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, यहां पे सब यहां पर जो बात कह रहे हैं कि भाई अब भाजपा पीक करती जा रही है, एक दूसरी थॉट में देता हूं आपको। 2028 तक, यानी 29 से जस्ट पहले, जब असेंबली चुनाव होने होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के, तब एंटी इनकम्बेंसी भी आ सकती है अगर इन्होंने नहीं डिलीवर किया हो। तो जब पावर आती है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ओडिशा में भी तब एंटी इनकम्बेंसी की प्रश्न चल रहा होगा, बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी, तो उनके पास कुछ कहने को नहीं होगा। और फिर आपके पास एक विपरीत नहीं है, अब आप ही आप हो हर जगह। मुश्किल से एक हिमाचल और तेलंगाना और कर्नाटका में गिना सकते हो, बाकी हर जगह 29 से जस्ट पहले आपका भी एक बहुत तगड़ी परीक्षा चल रही है। यानी एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे कि डबल इंजन की सरकार नहीं है, स्टेट हमें तो करने नहीं देती। आपको याद है 2024 फेंसिंग करनी ही पड़ेगी। 2024 के लोकसभा से पहले लोग क्या कह रहे थे? इनविंसिबल है बीजेपी, 400 पार की बातें चल रही थी। तो कहीं उस झाले में फिर से ना आए, संभल के चले, क्योंकि 28 में बहुत सारी जगहों पे आपको खूब परीक्षा देनी होगी। आपने अलार्मिंग सिचुएशन का जिक्र किया है, तो अजय आलोक जी आप आ जाएं चर्चा में। कभी कभी विपक्ष का ना होना भी आपके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, जिसका जिक्र अभी करण जी यहां कर रहे हैं। नहीं, करण जी भी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार जहां जहां रही है वो रिपीट इसलिए होती है क्योंकि हम डिलीवरी और गुड गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं। बिहार में लगातार 5वीं बार सरकार में हम हैं, यूपी में लगातार, यूपी जैसे स्टेट में हम दूसरी बार सरकार में पूर्ण बहुमत से हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब हमने रिपीट किया, गोवा रिपीट किया, अभी असम में तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ डिलीवरी। अगर लोगों को डिलीवरी नहीं मिलेगी, अगर सड़क नहीं मिलेगी, अगर बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं रहेगा, तो हमको क्यों रखेगी भाई? हमें भगाएगी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो हमारा परफॉर्मेंस का लेवल डिफरेंट है। और पीक, और राजनीति में पीक डिप अपने हरकतों से होता है। अगर आप काम करिएगा, जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना है वो काम करते रहिएगा, तो जनता का विश्वास आप में रहेगा। काम नहीं कीजिएगा, प्रिंस ऑफ इटली रहिएगा, चुनाव लड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना नहीं है, कभी ओमान, कभी इंग्लैंड, कभी मलेशिया, कहीं कहीं घूमना है, तो फिर कहां से ऐसे चुनाव होता है? अभी आप लोग नेशनल प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा कि इंडी नाम का चिड़िया अब कुछ बची नहीं। और इसके सबसे बड़े कारण ये है कि मिस्टर राहुल गांधी जी भस्मासुर की तरह, जिसके साथ रहेंगे उसको भस्म कर देंगे। लगातार लाइन से देख लीजिए, जो जो अलाइज हैं साफ होते चले गए, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे बिहार में आरजेडी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे स्टालिन अभी हो, डीएमके स्टालिन हो, जहां जहां रहेंगे, जहां पड़े संतन के पांव वहीं वो बंटा धार। तो कांग्रेस के पांव, राहुल गांधी जी के पांव जहां पड़ेंगे वहां बंटा धार होना तय है। कई जगहों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारकर आपका ही भला किया है, वोटर्स बट गए। नहीं, राहुल गांधी तो इनका भला हमेशा करते हैं, कट गए तो आपका भला हो गया। नहीं, मैं आलोक जी, अजय आलोक जी, एक बात मैं आपको बता रहा हूं प्राची जी, अगर राहुल गांधी जी अलायंस कर लेते, राहुल गांधी जी अलायंस कर लेते ममता जी के साथ ना, तो हमारी सीटें भी 225 होती। वो तो ममता उनको अछूत मानती है, उनको साथ में रखने को तैयार ही नहीं है। अजय आलोक, वो अलग लेवल है। अजय आलोक जी, एक छोटी सी सविनय निवेदन है मेरा आपसे।
देखिए भाई, राहुल गांधी के बारे में बुरा मत कहा करिए भाई, उनको भस्मासुर कहना और ये सब मत कहिए। उनको अभी आप रखिए भाई, 29 के चुनाव में भी वो आप ही के काम आते हैं। तो अगर मोदी जी बनाम राहुल गांधी हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसलिए राहुल गांधी भाई स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें, इससे अच्छी चीज आपके लिए नहीं है सर। तो आप ये मत दीजिए आइडियाज कि भाई वो जहां जाते हैं खत्म कर देते हैं। अरे वो हम कौन आपका फलाई करके जाते हैं, इसलिए अच्छी चीज है वो, फले फूले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती तस्वीरें भी है। दिखा दूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से भी आप तस्वीरें देख रहे थे। तो बीजेपी के यहाँ दिल्ली शरद मुख्यालय जी, में इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, जो अब से कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं आपके पास। जी जी, वो जरा तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह से वहां आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर आखिरकार बीजेपी इतने लंबे वक्त के बाद सत्ता में आई है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर आप देखिए 1952 में शुरुआत में 9 सीटों के बाद फिर जिस तरह से डिक्लाइन होता गया, शून्य पर आप रहे, उसके बाद धीरे 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 अपना ग्राफ बनाया और आज आप देखिए किस तरह की थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 200 का आंकड़ा यहाँ पर अब फिलहाल ट्रेंड्स में बीजेपी जो है शाम होते होते छूती हुई नजर आ रही है। तो मैजिक फिगर से कहीं ज्यादा तो ये जीत बड़ी है, ये जीत खास है, ये जीत कई दशकों के इंतजार के बाद आई है। और अपने फाउंडर मेंबर के अगर वहां उनकी जमीन पर अगर आप कमल खिलाने में, उस आइडियोलॉजी को अपने पक्ष में करके लाने में आप कामयाब होते हैं तो इस जीत के मायने भी अलग हो जाते हैं। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में इस जीत के क्या असर होंगे वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के अपने इंटरनल ग्राफ की अगर हम बात करें, खुद के लिए अगर हम बात करें, तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो जोड़ी है समीर जी, किस तरह से अगर हम 2014 से देखें और आज हम 2026 में बैठे, एक 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 करते हुए जितने भी आप उन पे सवाल उठाएं कि भाई आप वहां से नेता ले आते हैं, उस पार्टी से ले आते हैं, भाई आना चाहता है तभी तो लेकर आते हैं ना, वहां का नाराज होगा तभी लेकर आते हैं। करते 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 अब आप देखिए देश का पूरा मैप भगवा होता चला गया है। सिर्फ साउथ के स्टेट्स को छोड़ दें तो सब भगवा हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को आपसे 2014 से मत देखिए, आप उनकी जोड़ी को गुजरात से देखिए। तो गुजरात से लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जी उनके साथ थे, लगातार गुजरात में जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया, और 2014 में आने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम अमित शाह जी ने किया, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया। और जहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी को पूछता नहीं था, चाहे वो त्रिपुरा हो, बाकी मणिपुर हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, सरकार बनाई, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की संगठन स्किल, इन दोनों ने मिलकर और जिस तरीके से राजनीति करते हैं, 24 घंटे राजनीति करते हैं, पार्टी को साथ में लेकर चलते हैं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो राइज हुआ है देश की राजनीति के अंदर, वो मतलब कल्पना से परे है। और अभी भी मुझे लगता है कि थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है, कभी ये नहीं कहते कि अब बस बहुत हो गया, बंगाल जीत लिया तो बहुत हो गया। मुझे लग रहा है कल बैठक होगी, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, और उसके ही अगले दिन से मुझे लगता है फिर ही अगले किसी चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। फिर वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, आज ही गुजरात का हो, प्रधानमंत्री जब या किसी आएंगे तरीके से हो। बीजेपी मुख्यालय पर, तो वो आगे की जीत का मंत्र भी देते हैं, आगे का रास्ता भी प्रशस्त करते हैं। और जो तस्वीर हम देख रहे हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से, वो गमछा जो लहराया था बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने, वो आइकॉनिक बन गया है। आज भी जो कार्यकर्ता हैं उसी तरीके से गमछा लहरा रहे हैं, उसी तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं, उत्साह में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए गमछा लहराया जा रहा है, और बीजेपी कितनी मजबूत हो रही है या बीजेपी के लिए जीत कितनी बड़ी है, इसी से समझा जा सकता है। तो थोड़ी ही देर का वक्त है, लगभग आधे घंटे का वक्त तक बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा राहुल गांधी पर चल रही थी, राहुल जी इस चर्चा को आगे ले जा रही हूं। अजय आलोक जी बेशक राहुल गांधी के लिए जो कह रहे थे सो कह रहे थे, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि राहुल गांधी समय समय पर स्टार कैंपेनर के तौर पर बीजेपी के लिए ही काम कर देते हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो बीजेपी के लिए ही कुछ वोटों का इंतजाम कर देते हैं चुनावों में। देखिए, राहुल गांधी मैं मानता हूं, पहले से भी कहता रहा हूं कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह दिखाई देते हैं।